जी गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बढ़िया। फाइन सर। चलिए बड़ी अच्छी जी बात सर, वेरी गुड सर। मस्ट बी फाइन। चलिए, इन लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड टिल सेक्शन 114 ऑफ आईपीसी। टुडे वी विल स्टार्ट सेक्शन 115 ऑफ आईपीसी। ठीक है, 114 तक हम पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं और 115 से आज हम ये क्लास शुरू करेंगे आईपीसी की। तो 115 बात करता है अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण बताता है 115। ठीक, और दो कंडीशन बताता है। पहली कंडीशन है इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड, और दूसरी कंडीशन बताता है कि इफ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कंसिक्वेंस। पहली अवस्था तो ये है कि अबेटर ने किसी को अबेट किया और ऐसे अपराध के लिए अबेट किया जो अपराध आईपीसी के द्वारा मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होते हैं। तो वैसी अवस्था में यदि अबेटर के अबेटमेंट के अनुसरण में कोई कृत्य ना किया जाए, कोई कार्य ना किया जाए, अबेटर ने अबेट किया किसी व्यक्ति को और ऐसे अपराध के लिए अबेट किया जो अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय हों, तो 115 पढ़ते हैं। ये कह रहा है हूएवर अबेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ shall, if that offence be not committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो जो पहला पैराग्राफ 115 का है वो कह रहा है कि जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए। देखिए, जो 115 का पहला पैरा है वो ना किया जाए वाली स्थिति है। यहाँ दुष्प्रेरण तो किया है दुष्प्रेरक ने, लेकिन दुष्प्रेरित व्यक्ति के द्वारा उस दुष्प्रेरण के अनुसरण में कोई कृत्य, कोई अपराध नहीं किया गया है। तब ये कह रहा है तो और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है। दूसरी कंडीशन ये है कि वैसे दुष्प्रेरण के लिए इस कोड के द्वारा कोई एक्सप्रेसली अलग से कोई दंड का प्रावधान भी नहीं किया गया होना चाहिए। यदि कोई अलग से स्पेसिफिक प्रावधान है तो फिर मामला 115 की बजाय उस स्पेशल धारा में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि नहीं किया गया है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और सेकंड पैरा जो 115 का है वो कह रहा भाई इफ़ एक्ट कॉजिंग हार्म बी डन इन कंसिक्वेंस। पहले वाले पैरे में कोई हार्म नहीं हुआ, कोई कृत्य ही नहीं हुआ, तो हार्म होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। सेकंड पैरा कह रहा है कि एंड इफ एनी एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल इन कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट एंड विच कॉजेज हर्ट टू एनी पर्सन इज डन द अबेटर शैल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 14 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो दूसरा पैराग्राफ 115 का ये कह रहा है कि यदि वैसे अबेटमेंट के अनुसरण में जो अबेटी है, जिस अबेटर ने अबेट किया है, उसके द्वारा कोई कृत्य किया गया, लेकिन कृत्य किए जाने के अनुसरण में क्या हुआ कि कोई अपहानि कारित हुई है। ठीक है, तो वैसी अपहानि अगर कोई कारित हो रही है तो अपहानि कारित होने की अवस्था में जो सज़ा का मापमान है वो डबल हो जाएगा। 115 के पहले पैराग्राफ में 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है
और यदि उसके अबेटमेंट के अनुसरण में कोई कृत्य किया जाता है और कोई अपहानि सामने वाले को किसी को हो जाती है, तो वैसी अवस्था में जो सज़ा हो जाएगी वो 7 वर्ष के स्थान पर 14 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान 115 बता रहा है। इलिस्ट्रेशन इसका देखते हैं, इलिस्ट्रेशन से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा सेक्शन। ये कह रहा कि ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर जेड, द ऑफेंस इज नॉट कमिटेड इफ बी हैड मर्डर्ड जेड, he would have been subject to the punishment of death or imprisonment for life. Therefore, A is liable to imprisonment for a term which may extend to 7 years and also to fine. And if any hurt be done to Z in consequence of the abatement, he will be liable to imprisonment for a term which may extend to 14 years and to fine. देखिए, जो दृष्टांत 115 का है वो ये बताना चाह रहा है कि खे को यह की हत्या के लिए कै उकसाता है, वह अपराध नहीं किया जाता है, अपराध नहीं किया जाता है। यदि यह की हत्या खे कर देता तो क्या सज़ा मिलती उसको भाई, अगर वो हत्या ही कर देता तो? हत्या का जो सज़ा है वो क्या है अमित भाटी? मृत्यु या आजीवन कारावास। बिल्कुल। तो अगर वो हत्या कर देता तो फिर मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय होता, निश्चित सी बात है। उसने कोई कृत्य नहीं किया तो इसलिए कै कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। चूँकि जो अबेटमेंट किया गया यह की हत्या के लिए कै के द्वारा खे को उकसाया गया, लेकिन खे ने कोई अपराध उस अनुसरण में नहीं किया। तो यहाँ जो अबेटर है, चूँकि वो अबेटमेंट किस चीज़ का कर रहा है, वो ऐसे अपराध का अबेटमेंट कर रहा है जिसके लिए सज़ा का प्रावधान कितना है, मृत्यु या आजीवन कारावास। ठीक है। और किसी की हत्या करने के दुष्प्रेरण मात्र के लिए कोई अलग से अभिव्यक्त धारा भी नहीं है आईपीसी में, अलग से स्पेशल कोई धारा तो नहीं बताई गई है कि जहाँ दंड का प्रावधान किया गया हो। तो वैसी अवस्था में ये मामला 115 में आएगा, और 115 में आने के बाद क्या होगा कि यदि कोई कृत्य किया ही ना जाए तो 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। और मान लीजिए यहाँ यह की हत्या के लिए कै की उकसाहट में यह पर हमला कर देता है, यह की हत्या तो नहीं होती है लेकिन उसको उपैती कारित हो जाती है, चोट लग जाती है उसको। तो वैसी अवस्था में ये 115 के सेकंड पैराग्राफ में मामला चला जाएगा। और जो अबेटर है, अबेटर को किस लिए, काहे के लिए सज़ा, 14 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान अबेटर के लिए हो जाएगा। ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसलिए कै कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो जाएगी दंडनीय है, और जुर्माने से भी दंडनीय है। और यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप यह को कोई उपैती हो जाती है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दोनों ही चीज़ें हैं, यहाँ सज़ा भी है और साथ में फाइन का भी प्रावधान है। ठीक है अनु, समझ आ रहा है 115 अच्छे से? जी सर। क्या समझ आया 115 में, जरा एक बार बताओ। सर फर्स्ट में तो यही है कि कोई अगर एक्ट नहीं हुआ है तो उसमें आपका 7 इयर्स का इम्प्रिजमेंट है और प्लस फाइन है। और जो सेकंड है उसमें अगर कॉजिंग हर्ट मतलब उपहति कारित हुई है, मतलब कोई अपहानि हो गई है, कंसिक्वेंस में काम हुआ है और कृत्य वो जिस उद्देश्य के लिए अबेट किया गया था वो तो प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन कोई अन्य अपहानि उसे हो गई है। देखिए, जब हम यहाँ बात हत्या की कर रहे हैं तो हत्या तो नहीं हुई है, लेकिन उसने अपना अटेम्प्ट तो किया और उकसाहट में किया, मतलब उसके अबेटमेंट के अनुसरण में किया। तो अबेटर की जो सज़ा हो जाएगी वो 7 से 14 वर्ष तक की हो जाएगी, अप टू 14 ईयर्स। ठीक है, इज दैट ओके? जी सर जी। 115 सभी को समझ आ गया भाई? आगे बढ़े दीप्ति।
यस सर। जी रीति जी, आपको जी समझ सर। आ गया 115? कुलदीप, फिरोज? जी सर, क्लियर है सर। जी भाई, क्लास मेंबर्स जो है वो पूरी क्लास भी हमारी उपलब्ध नहीं रहती है। क्लास के टाइम बड़ी समस्या है, कोई ना कोई गायब ही रहता है। चलिए, ये तो जो नहीं हाजिर हैं वो अपना ही कुछ खो रहे हैं, क्योंकि जो टॉपिक निकल जाता है वो सभी टॉपिक महत्वपूर्ण हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और तो आगे बढ़ते हैं, 116 पे चलते हैं। देखिए 115 में एक चीज़ हमने देखी है, उसको भी आप समझ लीजिए। एक बात आई है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है। 115 तब लागू होगी यदि किसी अपराध के लिए स्पेशल से दुष्प्रेरण के लिए कोई दंड का प्रावधान है, तो फिर मामला कहाँ चला जाएगा? उन धाराओं में चला जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसी कौन सी धारा है जहाँ स्पेसिफिकली प्रावधान किया गया है? कोई धारा? सुसाइड का हो सकता है, अबेटमेंट टू सुसाइड। नहीं, एक्चुअली 306 में अगर वाइस प्रोविजन तो है। हाँ, लेकिन अबेटमेंट टू सुसाइड में सजा कितनी है? सजा कम है सर। यहाँ बात हो रही है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की, है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सेक्शन 121 को देखिए आप, 121 पढ़िए एक बार खोल के जरा। क्या कहता है 121 एनु? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। जी सर। हाँ, तो वहाँ अलग से जो कोई भारत सरकार के हम्म युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ 115 लागू नहीं होगी, यहाँ 121 में अलग से प्रावधान दे दिया गया है। ठीक है? ओके सर। चलिए 116 देखते हैं। 116 कह रहा अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। ये कारावास से दंडनीय अपराध के दुष्प्रेरण की बात करता है। कारावास कितना है ये नहीं बताया है। आजीवन और मृत्यु को हमने 115 में कवर कर लिया है, तो आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तो एक अलग ही दंड हो गया। तो आजीवन कारावास से अतिरिक्त जितने कारावास वाले सज़ा वाले मामले हैं वो 116 डील करेगा। तो कह रहा है इफ़ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। वही दो पैराग्राफ जो है यहाँ बताए गए हैं। पहला कह रहा है whoever abates an offence punishable with imprisonment shall, if that offence be not committed in consequence of the abatement and no express provision is made by this code for the punishment of such abatement, be punished with imprisonment of any description provided for that offence for a term which may extend to 1/4 part of the longest term provided for that offence, or with such fine as is provided for that offence, or with both। क्या समझे? ये कह रहा है कि कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण यदि अपराध न किया जाए, 116। ये कह रहा है कि जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध इस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के चौथाई भाग तक की हो सकेगी, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है? आपका जो अभी आपने एक बात बताई थी वो अबेटमेंट टू सुसाइड,
तो वो यहाँ कवर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए अलग से अभिव्यक्त उपबंध किया हुआ है, तो उसके लिए तो वो ही धारा डील करेगी। कौन सी होती है अबेटमेंट टू सुसाइड, कौन सी धारा होती है एनु? 309। 309 सही बता रही है अमित। पनिशमेंट तो सर 306 में है। 309 तो वो होती है आत्महत्या के लिए दंड होता है एनु। यदि कोई 306 हाँ अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है ना कोई बंदा, तो वो 309 में जाता है। और अगर हम किसी को इंस्टिगेट कर रहे हैं, किसी को दुष्प्रेरित कर रहे हैं कि वो आत्महत्या कर ले, तो उसके लिए 306 में प्रावधान है, ठीक है। जी सर, अबेटमेंट टू सुसाइड। हाँ, और 309 ही वो धारा है जिसमें कि यदि अपराध कंप्लीट हो जाता है तो कोई सज़ा नहीं है, और अपराध इनकम्प्लीट है तो सज़ा है। ये बात भी कई बार पूछी जाती है भाई। 309 में मान लीजिए अटेम्प्ट टू सुसाइड किसी ने किया और वो उसका अपराध कंप्लीट हो गया, अटेम्प्ट जो है उसका सफल हो गया, तो कोई बचा ही नहीं बंदा। अगर वो फेल कर गया उसका अटेम्प्ट, तो ही तो 309 उस पर लगेगी, बंदा जिंदा बचेगा तो ही तो। अगर उसका अटेम्प्ट सफल ही हो गया तो फिर 309 कहाँ पिक्चर में आएगी। तो एकमात्र धारा आईपीसी की ये है जिसमें कि बंदा फेल हो जाए अपने काम में तो ही पनिशमेंट मिलता है, और पास हो जाए तो फिर पप्पू पास ही हो गया बस। फिर ये हो गया अटेम्प्ट तो राम नाम नहीं हुआ तो फिर उसे जाए अंदर। मतलब कि एक इसमें बड़ा एक अच्छा लतीफ़ा टाइप कह सकते हैं आप उसे। एक बंदा जो है वो सुसाइड करने के लिए जा रहा था, पीछे पुलिस वाले ने उसे उसकी नीयत पहचान ली कि इसकी कोई नीयत ठीक नहीं है, तो कहीं जाके नदी किनारे उसने जंप लगाने के लिए जैसे ही तैयारी की तो पीछे पुलिस वाले ने जो है उसको गन पॉइंट पे ले लिया। कह लगे गोली मार दूंगा, तो घूम के कह रहा दरोगा जी बाल बच्चों का रात हूँ, छोड़ दो। अरे वो तो मरने ही जा रहा है, तो दरोगा के गन पॉइंट पे लेने से वो बाल बच्चोदार हो गया। ठीक है। तो और सेकंड पैराग्राफ 116 का कह रहा है कि इफ अबेटर और पर्सन अबेटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इट इज़ टू प्रिवेंट ऑफेंस। कह रहा है कि एंड इफ द अबेटर और द पर्सन अबेटेड is a public servant whose duty it is to prevent the commission of such offence, the abater shall be punished with imprisonment of any description provided for that offence for a term which may extend to 1/2 of the longest term provided for that offence, or with such fine as is provided for the offence, और विद बोथ। 116 का सेकंड पार्ट कह रहा है कि यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति कोई ऐसा लोक सेवक है कि जिसका कर्तव्य ही अपराध निवारित करना हो, तो वैसी अवस्था में जो फाइन जो सज़ा 116 में बताई थी कि लॉन्गेस्ट जो सज़ा है उसका 1/4, तो यदि अबेटर या अबेटी, ठीक है, दोनों में से कोई ऐसा लोक सेवक हो जिसका कर्तव्य ही अपराध निवारित करना हो, तो वैसी अवस्था में सज़ा के जो मापमान है वो डबल हो जाएगा। आम व्यक्ति को तो 1/4 तक की सज़ा दी जाएगी, और चूंकि वो व्यक्ति यदि लोक सेवक है, और लोक सेवक किस टाइप का है, उस टाइप का है कि जिसके ऊपर ये भार अधिरोपित है कि वो अपराधों का निवारण करे। कौन होता है ऐसा लोक सेवक जिसका कर्तव्य अपराध निवारित करना होता है? सर पुलिस ऑफिसर, आईएएस, एसडीएम। सबसे डायरेक्टली जो आपके सामने है वो बंदे कौन है भाई? कोई मजिस्ट्रेट है, कोई पुलिस है, तो इन लोगों का काम क्या है? अपराध का निवारण करना है। और यही लोग यदि ऐसे मामलों के या तो दुष्प्रेरक हों या दुष्प्रेरित हों,
तो वैसी अवस्था में सज़ा की जो अवधि है वो सामान्य अवस्था में तो कितनी बताई गई है, दीर्घतम अवधि का 1/4 तक। और यहाँ यदि वो जो लोक सेवक है, और वो लोक सेवक किस प्रकृति का है, लोक सेवक उस प्रकृति का है कि वो अपराध के निवारित करने का उस पर भार है हो, तब ऐसी अवस्था में उसको सज़ा क्या मिलेगी, अप टू 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। इज दैट ओके सर? बट सर, अगर सपोज वो अपनी वाइफ को अबेट करता है तो सर उसको 1/4 ही मिलेगी। बट अगर उसके केस से रिलेटेड कुछ है या फिर उसके काम से, कलर ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड कोई पर्सन है, तब उसको 1/4 मिलनी चाहिए, है ना सर? बिल्कुल सही बात है। देखिए वहाँ हमें ये देखा जाएगा कि वो लोक सेवक होने के नाते उसे जो काम करना चाहिए था, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा कि फैक्ट क्या है। वहाँ आप लोक सेवक के नाते अबेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब यही तो है ना कि इफ़ ही इज़ डूइंग वर्क इन द कलर ऑफ हिज ऑफिस और नॉट, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, जी सर। हाँ, चलिए इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी सारी कहानी। ए ऑफर्स अ ब्राइब टू बी अ पब्लिक सर्वेंट एज ए रिवार्ड फॉर शोइंग ए सम फेवर इन द एक्सरसाइज ऑफ बीस ऑफिशियल फंक्शंस। बी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द ब्राइब। ए इज़ पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। ये कह रहा है कि खे को, जो एक लोक सेवक है, खे के पदी कर्तव्यों के प्रयोग में कै अपने प्रति कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में रिश्वत की प्रस्तावना करता है। कै उस रिश्वत को प्रतिगृहित करने से इनकार कर देता है। कै इस धारा के अधीन दंडनीय है। तो यहाँ लोक सेवक जो है और वो अपने पति कर्तव्य में कुछ कार्य कर रहा है और उसको अनुग्रह दिखाने के लिए कह रहा है कि यार कुछ ले दे के रफा दफा कर दो या कुछ नरम निगाह मेरे पे रखो। तो वैसी अवस्था में यहाँ क्या होगा, क्योंकि अपराध तो किया नहीं उसने, अगर वो रिश्वत ग्रहण कर लेता तो वो अपराधी हो जाता, ठीक है ना। तो इस धारा के अंतर्गत वो दंडनीय होगा, ठीक है। बी देखते हैं। ए इंस्टिगेट्स बी टू गिव फॉल्स एविडेंस। हेयर इफ बी डज नॉट गिव फॉल्स एविडेंस, ए हैज nevertheless committed the offense defined in this section and is punishable accordingly। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए खे को कै उकसाता है। यहाँ यदि खे मिथ्या साक्ष्य न दे तो भी कै ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और तदनुसार दंडनीय है। ठीक है, समझ आ गया। अब सी वाली अवस्था वो देखिए, जो सेकंड पैराग्राफ की बात हो रही है। ये कह रहा है कि सी आ पुलिस ऑफिसर, यहाँ आ गया वो लोक सेवक जिसका कर्तव्य क्या है, अपराधों का निवारण करना है। whose duty it is to prevent robbery abets the commission of robbery। Here though the robbery be not committed, A is liable to 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offence and also to fine। क्या समझे? ये कह रहा है कि एक पुलिस ऑफिसर जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। यहाँ यद्यपि वह लूट नहीं की जाती, कै उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आदेश और जुर्माने से भी दंडनीय है। तो क्यों जो पुलिस ऑफिसर है वो क्या कर रहा है यहाँ? पुलिस ऑफिसर खुद अबेटर है ना इसमें, क्यों अमित? जी सर। वो लूट करने के लिए अबेट कर रहा है किसी को, ठीक। अब अगला इलस्ट्रेशन जो डी इलस्ट्रेशन है वो कह रहा है कि बी अबेट्स द कमीशन ऑफ ए रॉबरी बाय a पुलिस ऑफिसर whose duty it is to prevent that offence। Here though the robbery be not committed, B is liable to 1/2 of the longest term of imprisonment provided for the offence of robbery and also to fine। ये कह रहा कै द्वारा जो एक पुलिस ऑफिसर है और जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है,
उस अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण क्षय करता है। यहाँ यद्यपि वह लूट न की जाए तो क्षय लूट के अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आदेश से और जुर्माने से भी दंडनीय है। क्या समझे भाई? यहाँ जी सर। सी और डी में क्या पब्लिक सर्वेंट को कर रहे हैं सर। क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? सी जो इलिस्ट्रेशन हमने पढ़ा है और जो डी हमने पढ़ा है, दोनों में क्या अंतर है एनु? सर जो सी है उसमें जो मतलब एक लूट के लिए जो एक पनिशमेंट दिया गया है उसका कोई नहीं, आराम से देख के बताओ, समझ के बताओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो जो लॉन्गेस्ट इम्प्रिजमेंट है उसका हाफ है जो सी में है, और जो डी में है वो देखिए दोनों में 1/2 ही है। दोनों में ही सर हाफ है। दोनों में 1/2 ही है, और दोनों में लोक सेवक, एक जगह लोक सेवक अबेटर है और एक जगह लोक सेवक को अबेट किया जा रहा है। इज दैट ओके? ऐसा ही है क्या कुलदीप जी? जी सर। जी सर जी। एक जगह सर जो अबेटर है वो लोक सेवक है, वो कर रहा है अबेट एक नॉर्मल पर्सन को। दूसरी जगह एक पब्लिक सर्वेंट ही पब्लिक सर्वेंट को अबेट कर रहा है। ये क्या कह रहा है? के द्वारा जो एक पुलिस ऑफिसर है और जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, उस अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण क्षय करता है। ठीक है, यद्यपि वह लूट न की जाए तो क्षय लूट के अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आदेश से और जुर्माने से भी दंडनीय है। जो डी वाला इलिस्ट्रेशन है सर, इसमें जो फोर्थ है अभी जैसे बताया था कि जो सी है उसमें पब्लिक सर्वेंट है जो एक नॉर्मल पर्सन को कर रहा है, लेकिन डी में भी तो सर नॉर्मल पुलिस ऑफिसर जो है वो नॉर्मल पर्सन को ही तो कर रहा है, उसमें पब्लिक सर्वेंट को कहाँ है? यही समझने वाली बात है कि जो सी है, सी कह रहा है a पुलिस ऑफिसर whose duty it is to prevent robbery abets the commission of robbery. Here, though the robbery be not committed, A is liable to 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offence and also to fine. तो यहाँ क्या कर रहा है कि जो एक पुलिस ऑफिसर है जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना है, लूट किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। पुलिस अधिकारी दुष्प्रेरण कर रहा है। ठीक है, यहाँ यद्यपि वह लूट नहीं की जाती तो कै उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आदेश से और जुर्माने से दंडनीय है। देखिए जो हमने सेकंड पार्ट पढ़ा है ना, सेकंड पार्ट ये कह रहा है 116 का, इफ अबेटर और पर्सन अबेटेड बी ए पब्लिक सर्वेंट whose ड्यूटी इट इज़ टू प्रिवेंट ऑफेंस। तो सेकंड पार्ट ये बता रहा है कि ये जो पब्लिक सर्वेंट है आइदर ये अबेटर हो या ये दुष्प्रेरित हो, या तो ये दुष्प्रेरक हो या इसे दुष्प्रेरित किया जा रहा हो, तो दोनों ही अवस्था में जो दीर्घतम अवधि है उसका हाफ सज़ा में चला जाएगा। तो सी समझ आ गया। अब डी वो देखते हैं। डी कह रहा है बी अबेट्स द कमीशन ऑफ ए रॉबरी बाय ए पुलिस ऑफिसर। यहाँ पुलिस ऑफिसर कौन है? यहाँ पुलिस ऑफिसर को दुष्प्रेरित किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा। वहाँ पुलिस ऑफिसर दुष्प्रेरक है सी में। ये अंतर को समझो। क्यों? जी सर। ये कह रहा कि जो सी है उसमें तो वो स्वयं कर रहा है। हाँ। और जो इसमें डी में है उसमें जो खा है वो करवा रहा है उससे। हाँ, वो उसे रोबरी के लिए इंस्टिगेट कर रहा है। दोनों में जो लोक सेवक है उसका रोल जो है, पहले में सी वाले में तो उसका रोल दुष्प्रेरक की तरह है, और जो डी है इसमें उसका रोल दुष्प्रेरित व्यक्ति की तरह है।
क्यों कुलदीप ऐसा ही है क्या? एक बार दोबारा पढ़ लो भाई, संदेह अगर कहीं है मन में। जी सर, आई वाज रॉन्ग सर। हाँ जी सही कह रहे हैं सर। हाँ यहाँ पे तो अबेटेड आ गया सर। हाँ वो बंदा अबेटेड है ना, तो वो बंदा अबेटर हो या दोनों में यही है कि एक अबेटेड एक अबेटर है, हाँ हाँ और इसलिए दोनों में लूट के लिए जो पनिशमेंट है 14 वर्ष से उसका हाफ होगा दोनों में। जी 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 बिल्कुल 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 बिल्कुल। भाई आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है? हमारे यहाँ तो बारिश चल रही है फिलहाल। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो अभी बहुत गर्मी है, ये तो बहुत मजेदार मौसम हो रहा है आपके यहाँ। हाँ अभी शाम के टाइम मौसम गड़बड़ा गया एकदम, और फिलहाल बाहर जो है झमाझम बारिश चल रही है जी। कोई नहीं, थोड़ी देर बाद आप इधर कर देना ट्रांसफर। बिल्कुल श्योर। अच्छा भाई 116 क्लियर हो गया, आगे बढ़े। सर एक मिनट सर, एक कंफ्यूजन है सर यहाँ पे। हाँ। डिफरेंस सर यही रहेगा ना कि सी में जो है वो खुद का, हाँ और जो डी में है वो कोई और मतलब उसको इंसिस्ट कर रहा है। हाँ ऐसा ही है। हाँ कुछ कुलदीप जी को कुछ कंफ्यूजन बता रहे हैं, बताओ भाई। जी जी सर, यहाँ पे अबेटेड की वजह से उसको 1.5 टर्म तो हो गया अबेटमेंट की सेक्शंस की वजह से, क्योंकि वो अबेटेड है तो उसको 1.5 हो गया। बट जैसे मतलब ये चीज नहीं है इसमें कि अबेटेड पर्सन को मिल रहा है कुछ, अभी तक अबेटर्स को मिल रहा था। तो रॉबरी के लिए भी, अटेम्प्ट टू रॉबरी के लिए भी वो लायबल होगा, और यहाँ पर एज अबेटेड है वो, तो यहाँ पे भी लायबल हो जाएगा वो। बिल्कुल जी जी ठीक है जी। चलिए 117 देखते हैं। 117 बात कर रहा है अबेटिंग। जी आपने जी, यहाँ पे मतलब इसकी लैंग्वेज से लगता है कि जो यहाँ पर अबेटेड पर्सन है, ये पब्लिक सर्वेंट है वो। हाँ जी, डी की बात कर रहा हूँ जी। डी में कौन पनिश हो रहा है अकॉर्डिंग? जो पब्लिक सर्वेंट है उसको अबेट किया जा रहा है, तो वो अबेटेड है यहाँ पर। तो इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग अबेटेड उसको यहाँ पे पनिश किया जाएगा फॉर अबेटमेंट, जबकि वो अबेटेड है। अबेटर ही पनिश हो रहा है? नहीं अबेटेड हो रहा है, अबेटर नहीं। ये जो है ना वो ही तो अबेट कर रहा है, इसलिए जो पर्सन है अलग है, वो अपराधी है। ये लास्ट में क्या लूट की न की जाए तो है, लूट के अपराध के लिए उपनित कारावास की देखिए अवधि के आदेश से और जुर्माने से भी दंड भी हो। यहाँ 116 में उसने जो अबेटी है उसने कोई कृत्य नहीं किया है। नहीं, इलस्ट्रेशन डी में अबेटर बी हुआ ना सर? हाँ बिल्कुल। और बी पनिश हो रहा है, तो कहाँ अबेटेड पर्सन कहाँ पनिश हो रहा है? हाँ अबेटर ही पनिश होगा कुलदीप जी। जो अबेटी है, मान लीजिए आप मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी को जाके कहें कि भाई ऐसा करते हैं, लूट का प्रोग्राम बनाते हैं और आप इसमें मेरा सहयोग करो, लूट करते हैं चल के। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लूट करो, आप तो पुलिस वाले हो, आपका क्या कोई बिगाड़ लेगा? तो वहाँ वो लूट नहीं कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति उसे अबेट कर रहा है वो उसको पनिश किया जाएगा 1/4 से, चूँकि वो एक ऐसे लोक सेवक को अबेट कर रहा है जिसकी ड्यूटी ही अपराध का निवारण करना है। क्या समझे? तो फिर सर यहाँ पे फिर उसको पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए सर। किसको? बी को सर। ना देखिए, बी अबेट कर रहा है ना, देखिए तो पुलिस ऑफिसर है ना। आप 116 का जो सेकंड पार्ट है उसका हेडिंग पढ़ लो। ये कह रहा है इफ अबेटर और पर्सन अबेटेड बी ए पब्लिक सर्वेंट व्यूज ड्यूटी इट इज़ टू प्रिवेंट। या तो वो अबेटर होगा, तब भी अबेटर है तो 1/4 मिलेगा उसको अबेटर को। अबेटर जो है पुलिस वाला होने की हैसियत से किसी को अबेट कर रहा है कि तू लूट कर ले, और लूट करके जो हिसाब किताब होगा आधा आधा कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी अवस्था में सर 1/2 होगा सर, 1/4 नहीं होगा। सॉरी, हाँ 1/2 1/4 तो सामान्य अवस्था में है, सॉरी फॉर दैट। अब सर अगर हम इसकी लैंग्वेज देखें सर, तो ये कह रहा है इफ अबेटर और पर्सन अबेटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट, या तो अबेटर पब्लिक सर्वेंट हो या अबेटेड पब्लिक सर्वेंट हो। हाँ, तो सी वाला जो है, सी वाले में तो अबेटर है पब्लिक सर्वेंट, और डी वाले में अबेटेड है पब्लिक सर्वेंट।
जी 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 जी। लेकिन सजा टॉलरेट लेकिन सजा तो अबेटर को होनी है ना। सर जी, सी में जी, तो जी, ये जी। हुआ ना सर, सी में तो पुलिस ऑफिसर अपने इलाके के उनसे कह रहा है, चोर झपट मारो से कि भाई हाँ। तुम ये सब करो और मुझे हिस्सा दो। बिल्कुल और बिल्कुल डी में वो लोग आ रहे हैं उसके कि- पास में थानेदार के कि भैया आप ऐसा करो, हम लूटपाट करेंगे और उसमें से हिस्सा आपको देंगे। नहीं, वो उसको ही वेट कर रहा है, दरोगा को ही। हाँ वही मैं कह रहा हूँ हाँ। सर, डी में वो अवेट कर रहे हैं, चोर हाँ। अवेट कर रहा है दरोगा को, हाँ, वो कह रहा है और सी कि में उल्टा दरोगा ही हाँ। उससे कह रहा है कि भाई आप करो। हाँ, वो डी में मतलब ये समझो कि दोनों परिस्थिति में अबेटर ही हाँ, पनिश हो रहा है ना। मतलब दोनों अवस्था में। सी में तो क्या हुआ कि जो पुलिस अधिकारी है उसने वेट किया है कि तुम कर लो भाई और हिसाब किताब बाद में देख लेंगे। अब वो बंदा क्या हुआ कि वो नहीं कर पाए, तो वो दूसरे हिल स्टेशन में वो खुद कह रहे हैं कि जी दरोगा जी आप तो दरोगा हैं, आपको कौन रोक रहा है ना, आप कर लो ना, चलो हम आपको वेट कर रहे हैं, है ना। जो भी व्यवस्था सुविधा, जो भी आपको हेल्प चाहिए वो बताओ, देसी कट्टा तमंचा चाहिए वो हम आपको देंगे, मतलब व्हाट्सोएवर। ठीक है, तो दोनों अवस्था में मतलब कि जो लोक सेवक है, सी वाले में लोक सेवक अबेटर है और डी वाले में लोक सेवक अबेटेड है, ये ध्यान रखो बस। और दोनों ही अवस्था में अपराध नहीं किया जा रहा है। तो पहली अवस्था में जो वो लोक सेवक है उसको अबेटर की तरह 1/2 कितना है, 1/2 है ना, 1/2 सज़ा दी जाएगी। और डी वाले में किसको दी जाएगी, जो एक साधारण व्यक्ति है दरोगा को कर रहा है, दुष्प्रेरित कर रहा है। ठीक है ना, इज दैट क्लियर? यस सर। कुलदीप जी हो गया क्लियर मामला? जी 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 सर। चलिए देखिए ग्रुप तो सर इसका पहला जो पैराग्राफ है हाँ उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, फिर तो वो अधिकतम अवधि के 1/4 जो है उससे नहीं होगा। ये तो डी जो कह रहा है ये थोड़ा सा अलग कह रहा है। नहीं, डी वाला भी तो ऐसे ही होगा, डी वाला भी तो 1/2 से ही हो रहा है भाई। ये जो सी और डी दो इलस्ट्रेशन है ये 116 के सेकंड पार्ट से कनेक्टेड है भैया दोनों। और सी में दुष्प्रेरक है लोक सेवक और डी में लोक सेवक को दुष्प्रेरित किया जा रहा है, बस ऐसे समझ लो इसे। ओके सर। ठीक है, देखते हैं 117 क्या कहता है भाई। 117 कह रहा है अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय द पब्लिक और बाय मोर देन 10 persons। Whoever abates the commission of an offense by the public generally or by any number or class of persons exceeding 10 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। ये कह रहा है कि लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। ये कह रहा है कि जो कोई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों को किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के लिए के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं इसका क्या कहता है। इलस्ट्रेशन कह रहा है ए एफिक्स इन अ पब्लिक प्लेस अ प्ले कार्ड इंस्टिगेटिंग अ सेक्ट consisting of more than 10 members to meet at a certain time and place for the purpose of attacking the members of an adverse sect while engaged in a procession, A has committed the offence defined in this section। 117 ये कह रहा है कि जो कोई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत इसका ये बता रहा है कि कै जो है एक पब्लिक प्लेस में एक प्ले कार्ड चिपकाता है और जिसमें एक पंथ को जिसमें 10 से अधिक सदस्य हैं
एक विरोधी पंथ के सदस्यों पर, जबकि वे जुलूस निकालने में लगे हुए हों, आक्रमण करने के प्रयोजन से किसी निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए उकसाता है, तो कै ने इस धारा से परिभाषित अपराध किया है। समझ आ गया होगा मामला आपको। ये तो हमारे यहाँ अक्सर जुलूसों पर, कहीं रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, कहीं किसी रविदास जयंती का जुलूस निकल रहा है, और अक्सर जुलूसों के दौरान आपने देखा होगा कि दो पक्षों में झगड़ा हो गया। तो वैसी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के झगड़े के लिए 10 या अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा करता है किसी भी अवस्था से, तो वो दुष्प्रेरित कर रहा है ना उनको कि भाई यहाँ फला जगह ऐसे ऐसे कोई जुलूस निकलने वाला है, कोई प्रदर्शनी निकलने वाली है, और वो अपने समूह के, अपने पंथ के लोगों को इस उद्देश्य से इकट्ठा करता है कि जब दूसरे पंथ के लोग वहाँ से कोई जुलूस, कोई प्रदर्शन, कुछ भी निकालेंगे तो उन पर हमला करेंगे, तो वैसी अवस्था में 117 एक्शन में आएगा। समझ आया रीति? बट यहाँ पे सर ये नहीं मेंशन है कि ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ऑफेंस हो जाए तो भी एक चीज रहेगी, और नहीं भी हो तब भी एक चीज रहेगी। बस उसके मेनली प्लकार्ड अगर वहाँ पे लगा रहा है तो उससे ही ऑफेंस हो जाएगा। बाकी वो मौके पे क्या ऑफेंसेस होंगे वो तो उनके अकॉर्डिंगली अलग होगा मामला। ये तो सिर्फ आपको दुष्प्रेरण, जो और ऑफेंसेस होंगे उनका अलग हिसाब होगा, उनके लिए तो अलग से पनिश किया जाएगा। मान लीजिए एडिशनल सेक्शन हुआ ना, मान लीजिए उसके प्रोसेशन पे हमला करने में कोई हत्या हो गई, किसी को उपैती हो गई है ना, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। पहले ये तो इनिशियल स्टेज है। ये तो आप केवल दुष्प्रेरण के लिए यहाँ 117 प्रावधान कर रहा है। बाकी जो वहाँ कृत्य किए जाएंगे उनका हिसाब बाद में होगा। सर इस इलस्ट्रेशन में अगर ये जो जुलूस की बात कर रहे हैं, अगर कहीं कोई किसी सुमित भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं पे कोई मूवी चल रही है और वो किसी धर्म से रिलेटेड और अपोजिट धर्म के वहाँ पे जाके कोई वो करते हैं, यानी करने के लिए इंस्टिगेट करते हैं, तो क्या ये भी इस कैटेगरी में आएगा? समझा नहीं मैं आपका सवाल, थोड़ा सा दोबारा बताने का प्रयास करूँ। मूवी को चल रही है, आपका कहना मतलब है किसी विशेष धर्म से कोई मूवी चल रही है जो धर्म से रिलेटेड है, और धर्म से या पंथ से के लोग किसी को इंस्टिगेट करते हैं कि इस मूवी को नहीं चलने देना है, केवल इस बात के इंस्टिगेट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि इस कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे कि पीछे कुछ मूवीज ऐसी हुई कि जिनके विरोध में लोग खड़े हो गए, कहना कि ये तो हमारी धार्मिक भावनाओं को, ऐतिहासिक भावनाओं को, जातीय भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली मूवीज़ हैं, इनको हम नहीं चलने देंगे, है ना। बिल्कुल हो सकता है। जहां आप 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों को एकत्र कर रहे हैं, है ना, और किसी अपराध के दुष्प्रेरण के लिए आप भाई अपराध ही तो करेंगे आप। अगर इकट्ठा होकर कहीं कोई हमला तोड़ फोड़ करने जा रहे हैं, आगजनी करने जा रहे हैं, आपने देखा होगा पिक्चर हॉल पे जाके लोगों ने जो है हंगामा मचा दिया। पीछे वो फिल्म आई थी, कौन सी आई थी वो, अलाउद्दीन खिलजी वाली, पद्मावत के ऊपर कोई पद्मावती से पद्मावत किया गया। हाँ, तो वो करणी सेना वगैरह नाम के संगठन थे कुछ, उन लोगों ने बोला कि तो जो है वो राजपूत महारानी का जो है अपमान किया है, कहानी को तोड़ा है, मरोड़ा है। तो इस प्रकार के मामले जो है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, लोग साधारण कोई तो इकट्ठा कर रहे हैं वो कि आओ झंडा उठाओ। और कई मामलों में तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो फिल्मों के विरोध प्रदर्शन, अटरम सटरम ड्रामेबाजी होती है ना, ये सब मुझे लगता है कि स्पॉन्सर्ड होती है। ये वो खुद ही करवाते हैं ड्रामेबाजी, कि जिससे कि पब्लिक में ये क्यूरियोसिटी पैदा हो कि भाई देखे तो इसमें है क्या, पॉसिबिलिटी है सर, है ना। हाईलाइट करके उसको और ज्यादा पब्लिक में वो करने के लिए होता है भाई, ज्यादा हाईलाइट कर दिया है और ज्यादा लोग देखें। दिस इज अ मतलब क्या है कि नेगेटिव पब्लिसिटी स्टंट है ये। भाई आप पॉजिटिव पब्लिसिटी भी करते हैं अपनी फिल्म की। मान लीजिए आप कपिल शर्मा शो में जाके अपनी फिल्म का प्रचार करने जा रहे हो, तो दैट इज पॉजिटिव पब्लिसिटी,
और इस तरह के काम करवा के आपने देखा होगा कि जितनी फिल्मों का इस प्रकार से नेशनल लेवल पर जिनका विरोध हुआ है उनका बिजनेस जो है वो कभी ख़राब नहीं हुआ नॉर्मली। सर सब 300 करोड़ के पार पहुंच जाती हैं वो। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत भी हो सकता है जी। चलिए अगले ये पूछना है, ये जो सेक्शन में बताया है 117, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट अगर कोई मर्डर हो जाए वहाँ पे उस मॉब के थ्रू या कोई और ऑफेंस वहाँ हो जाता है तो उसके लिए तो फिर वही इसका मतलब ये हुआ ना, वो जो 111 वाला है वो अबेटमेंट माना जाएगा उसका। 302 मान लीजिए मर्डर हो गया तो बिल्कुल बिल्कुल वो तो सब वो तो सारी व्यवस्थाएं बाद में है ऑपरेट होगा। तो ये आपका 117 लाइक जैसे हमारा ये अनलॉफुल असेंबली, कॉमन इंटेंशन टाइप और वो सब है ना ये। बस 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 इसको इनिशियली यही इतना ही पढ़ो इसे, एडिशनल चार्ज होगा इसका मतलब। हाँ 117। चलिए भरत सर आ गए हैं, वेलकम भरत। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, कंटिन्यू योर क्लास। ओके सर, चलिए बच्चों स्टार्ट करते। गुड इवनिंग।